हेलो दोस्तों, आज हम द एक्सोर्सिस्ट 3 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। इस मूवी की कहानी उन 2 पार्ट के बाद की कहानी है। इस मूवी में भी डीमन पजूजू को दिखाया गया है और इस मूवी की IMDb पर रेटिंग 6.5 है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विलियम पीटर ब्लेडी ने। तो चलिए देर न करते हुए मूवी की स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मूवी की स्टार्ट एक चर्च से होती है जहां पर जीसस के हाथों से ब्लड निकल रहा होता है। तभी वहां पर एक जोरदार आंधी आती है जिससे चर्च का दरवाजा खुल जाता है और जीसस की आंखें किसी बुरी शक्ति को अंदर आते हुए देखती है। इसके बाद हम फादर जोसेफ डायर को देखते हैं जिनको कि बार बार एक ही सपना आता रहता है कि कोई गुलाब दे रहा है और वो हमेशा ऊंची सीढ़ियों से गिरने का होता है। फिर हम ऑफिसर विलियम को देखते हैं। फिर पुलिस को नदी के किनारे एक लड़के की लाश मिली होती है जिसका सर धड़ से अलग करके जीसस के ब्लड फेस को लगाया गया था। साथ ही उसके एक हाथ की उंगलियां भी गायब होती है। फिर हम फादर डायर को चर्च में देखते हैं और उनके साथ एक लड़का भी होता है और वो फादर डेमियन के बारे में बात करते हैं कि उनकी कैसे 15 साल पहले मृत्यु हो गई थी। फिर विलियम पुलिस हेडक्वार्टर में हाल ही में मर्डर हुए के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं और उन्हें चौंका देने वाली यह बात पता चलती है कि जो भी मर्डर हुए हैं उस बॉडी के जैसे भी पार्ट काट कर अलग किया जा रहा है वैसे 15 साल पहले एक किलर ने किया था जिसको कि सब लोग जेमिनाई किलर कहते हैं। इसके बाद वो फादर डायर के पास जाता है और उनके साथ एक मूवी भी देखने जाता है। विलियम हर साल इसी दिन को उदास हो जाया करता था क्योंकि वो हर बार अपने प्रिय मित्र फादर डेमियन के साथ मूवी देखने के लिए जाता था। अब फादर डेमियन को मरे हुए 15 साल हो गए हैं जिसे कि हमने मूवी के फर्स्ट पार्ट में देखा था, जिनकी मौत रेगन के बॉडी से डीमन पजूजू को निकालते समय हो गई थी। मूवी खत्म होने के बाद विलियम फादर डायर से हाल ही में हुए मर्डर के बारे में डिस्कस करते हैं। वो बताते हैं कि मारा गया बच्चा पुलिस बॉयज क्लब का था जिसका नाम थॉमस था। किलर ने उसके सर को काट दिया था और उसके सर की जगह पे जीसस की मूर्ति का सर था जिसके मुंह और आंखें सिर्फ व्हाइट थी, बाकी सारा चेहरा ब्लैक था। जिसे सुनकर फादर डायर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम चर्च में एक फादर को देखते हैं जो किसी का कन्फेशन ले रहे होते हैं। कन्फेशन देने वाली एक औरत होती है। वो अपना कन्फेशन स्टार्ट करती है और वो बताती है कि उसने बहुत से छोटे मोटे पाप किए हैं। फिर वो बताती है कि उसे बहुत खुशी हुई थी जब उसने पहली बार किसी लड़की को बहुत ही बेरहमी से मारा था और धीरे धीरे उस औरत की आवाज डिमोनिक होती जाती है। जिसे सुनकर फादर काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो औरत कन्फेशन बॉक्स के बाहर से ही फादर को मार देती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विलियम भी आता है जो फादर के मर्डर के तहकीकात करेगा और उनको बॉडी को भी देखता है। तो फादर का भी मर्डर सेम हुए मर्डर की तरह होता है। फिर वो उस कॉन्फेशन बॉक्स को चेक करते हैं जहां पर उनका असिस्टेंट सर्जन आता है और वो बताता है कि बच्चे को मारने से पहले उसे एक ड्रग सक्सिनोकालिन का इंजेक्शन दिया गया था जिससे उस बच्चे की बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई थी और वो बच्चा हिल भी नहीं सकता था और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। जब उसका गला काटा गया तो वो बिल्कुल जीवित होता है और वो धीरे धीरे मरा, वो भी दम घुटने की वजह से। इसके बाद विलियम हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर फादर डायर भर्ती होते हैं। वो थोड़ी बहुत बीमार होते हैं और यहाँ पर दोनों में काफी मजाक वाली बात होती है क्योंकि दोनों एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं। इसके बाद विलियम को फादर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है जिसमें पता चलता है कि उन्हें भी वही ड्रग दिया गया था और उन्हें भी वैसे ही सेम तरीके से मारा गया है। इसके बाद विलियम घर पर जाकर सो जाता है जहाँ पर उसे एक नाइट मेयर आता है। तो वो हाईवे में पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वही लड़का थॉमस मिलता है जिसकी स्टार्टिंग में मर्डर हुआ था। फिर वो यहाँ पर फादर डायर से मिलता है और पूछता है कि क्या हम दोनों यही सपना देख रहे हैं। तो फादर डायर कहते हैं कि नहीं, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। तभी हॉस्पिटल में फादर की हालत बिगड़ने लगती है और अगली सुबह उनका मर्डर हो जाता है। फिर विलियम यहाँ पर आता है और उन्हें मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है क्योंकि वही उसका एक लौता फ्रेंड होते हैं और उनका भी मर्डर सेम उसी तरीके से हुआ होता है जिस तरह के रिसेंट मर्डर हो रहे हैं। और फादर डायर के शरीर में से पूरा ब्लड निकालकर एक बोतल में कर दिया गया था और चौंका देने वाली यह बात होती है कि खून निकालते वक्त एक बूंद भी ब्लड नीचे नहीं गिरा होता है, सिर्फ उनके खून से वहाँ पर लिखा गया था जो कि इट्स ए वंडरफुल लाइफ होता है, जो विलियम के लिए एक मैसेज होता है क्योंकि इन दोनों ने आखिरी बार यही मूवी देखने के लिए गए थे। इसके बाद विलियम हॉस्पिटल की सिक्योरिटी को टाइट कर देता है और कहता है कि कोई अननोन पर्सन अंदर ना आ पाए, नहीं जा सके सिवाय इमरजेंसीज के। फिर वो यहाँ पे एक नर्स से पूछताछ करने लगता है। वो नर्स बताती है कि आखिरी बार 5 बजे उन्हें वो दवाई देने के लिए गई थी
तो वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। जब वो दोबारा दवाई देने 6 बजे गई तो उनकी मर्डर हो चुका होता है और वो बताती है कि हॉस्पिटल में घूमते हुए उस मिसेस क्लेरिन को देखा है। तो विलियम तुरंत ही क्लेरिन के पास जाता है और पूछने लगता है, लेकिन वो सिर्फ अपने रेडियो के बारे में बात कर रही होती है क्योंकि वो एक मेंटल पेशेंट होती है। विलियम वहाँ के डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लॉक रूम है जिनमें खास तरह के मरीजों को रखा गया होता है। फिर विलियम वहाँ से लॉक रूम को देखने जाता है जहाँ पर एक पेशेंट बैठा हुआ होता है। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और हम उस आदमी को देखते हैं जो अपने आप से ही बोल रहा होता है कि बहुत से सारे आदमियों को डेथ के पास पहुँचाना है। साथ ही ये भी बोल रहा होता है कि उसकी मौत 21 साल में ही हो गई थी और यहाँ पर समझ में नहीं आता कि वो क्या बोल रहा होता है। अगर ये 21 साल की उम्र में ही मर गया होता है यह अब तक जिंदा कैसे है। अगले सीन में हॉस्पिटल का स्टाफ चिल्लाते हुए बात करता है कि वो लोग यहाँ पर ऐसे तहकीकात नहीं कर सकते हैं। तभी विलियम उन्हें बताता है कि उन्हें जेमिनाई किलर याद है क्या, जो 15 साल पहले जेमिनाई किलर मर्डर किया करता था। तब न्यूज में उसकी स्टोरी बताई जाती थी जो कि बिल्कुल झूठ होती है। असल में जेमिनाई किलर को मर्डर करने का तरीका बताया ही नहीं गया था और उसके मर्डर करने का तरीका असल में हाल ही में जो मर्डर हो रहे हैं उसी की तरह है। और यहाँ पर विलियम को लगता है कि ये मर्डर जेमिनाई किलर ही कर रहा है, लेकिन डाउट करने वाली यह बात होती है कि जेमिनाई किलर को मरे हुए 15 साल हो गए हैं और उन्हें हर बार अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट मिलते रहते हैं, इसलिए उन्हें एक इंसान पे डाउट करना तो मुश्किल है। फिर विलियम चर्च में जाता है जहाँ पर वहाँ के प्रेसिडेंट से बात करते हैं और दोनों मिलकर मर्डर के लिंक को डिस्कस करने लगते हैं। जहाँ पर फादर बताते हैं कि हो सकता है या किसी फादर डायर या किसी और फादर या फिर किसी और तरह के एक्सोर्सिज्म से लिंक हो, क्योंकि दोनों फादर ने पास्ट में एक्सोर्सिज्म किए होते हैं। इन दोनों का लिंक और एक्सोर्सिज्म का लिंक फादर डेमियन के साथ मिलता है, जिस बारे में विलियम थोड़ा सोचने भी लगता है। इस बार फादर मॉर्नी का जिक्र करते हैं क्योंकि इनका इस मर्डर से कुछ कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि उन्होंने पास्ट में भी एक्सोर्सिज्म किए होते हैं और उसके बाद एक ही रात में उनके बाल पूरी तरह से सफेद हो गए थे। इसी बीच हम फादर मॉर्नी को देखते हैं जो कि बैठे होते हैं। तभी उनका पालतू पक्षी अचानक ही मर जाता है। तो यहाँ पर फादर मॉर्नी का हॉली क्रॉस भी नीचे गिर जाता है जिसमें से जीसस के आंखों से खून बह रहा होता है। इसके बाद हम विलियम को देखते हैं और उसे यहाँ पर मिसेस क्लेरिया के फिंगरप्रिंट फादर डायर के कमरे में मिलता है और वो तुरंत ही उनके पास जाकर पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने रेडियो के बारे में ही बात कर रही होती है। फिर हम डॉक्टर टेम्पल को देखते हैं जिनके हाथ में एक लेटर होता है और वो उसे पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर विलियम आता है तो वो उस लेटर को छिपा लेते हैं। फिर टेम्पल विलियम को बताता है कि एक आदमी को पुलिस यहाँ पर 15 साल पहले ही लाई थी, जिसे पुलिस ने उसे एनसीओ ब्रिज के नीचे पकड़ा हुआ था। उसकी याददाश्त पूरी तरह से गायब होती है और कोई आईडी भी नहीं होता है। उसकी हालत बहुत ही खराब होती है। फिर वो 6 हफ्ते पहले इन सबसे बाहर आने लगा और वो कहता है कि वो जेमिनाई किलर है, जिसे सुनकर विलियम थोड़ा हैरान हो जाते हैं क्योंकि विलियम को कहीं न कहीं फादर डेमियन की तरह ही लग रही होती है। वह तुरंत ही एटकेन से फादर डेमियन के फाइल को ढूंढने के लिए कहता है। साथ ही यह भी पता लगाने के लिए कहता है कि पता करो कि फादर डेमियन ने कहीं पर सलाइवा भी टेस्ट कराया था ताकि उनके डीएनए आसानी से मिल सके। फिर वह उस सेल के अंदर जाता है जहां पर वह आदमी बिल्कुल फादर डेमियन की तरह ही होता है। उन्हें यकीन नहीं आता है कि 15 साल पहले मरे हुए उसके फ्रेंड जीवित कैसे है, क्योंकि उन्हें मरते हुए वो अपने आंखों से देखा था, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं होते कि वो फादर डेमियन है। फिर विलियम उससे बात करने लगता है तो वो अपने आप को जेमिनाई किलर बताता है और वो कहता है कि उसे लोगों को तड़पा कर मारना बहुत ही अच्छा लगता है। वह यह सब अपने दोस्त के कहने पे करता है जो कि हेल और डिमोनिक जगह से आया होता है। तभी इसी बीच में ही विलियम पूछता है कि उसका दोस्त कौन है, जिस पर वो कुछ भी नहीं बताता है और न ही उसके बारे में बात करने के लिए कहता है। तभी वो डिमोनिक आवाज में चिल्लाने लगता है। इसी बीच हम जेमिनाई किलर बेनमन जेम्स को भी देखते हैं, लेकिन विलियम को सिर्फ डेमियन ही दिखाई देता है और वो कहता है कि उसे प्रेस को जाकर बताना होगा कि जेमिनाई किलर वापस आ गया है, नहीं तो उसको उसकी सजा मिलेगी। तभी विलियम सजा के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि उसे डांस बहुत पसंद है। फिर वो बताने लगता है कि वो कैसे लोगों को मारता है, उन्हें इंजेक्शन देता है, उनका पूरा ब्लड ही निकाल लेता है और उनकी बॉडी के सर को अलग काट लेता है। यह सुनकर विलियम को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से उसकी नाक टूट जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम फादर मॉर्नी को देखते हैं जो कि चर्च में प्रे कर रहे होते हैं। फिर हॉस्पिटल में एक नर्स पेशेंट को दवाई देकर सुलाकर वहाँ से जा रही होती है। जब वो वहाँ से बाहर आती है और उसके पीछे कोई जाता है और उसे वहीं पर मार देता है। अगले दिन डॉक्टर टेम्पल ने भी आत्महत्या कर लिया होता है।
फिर यहाँ पर विलियम आते हैं और तहकीकात करने लगते हैं। फिर वो उस सेल के अंदर जाते हैं और उस किलर से बात करने लगते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि वह 15 साल पहले ही मर गया था, लेकिन उसकी सोल हेल में नहीं गई थी, इसी वर्ल्ड में फंस गई थी। उसका तो जो शैतान है वह चाहता था कि वो अपना काम आगे भी ऐसे ही करता रहे। तभी फादर डेमियन ने रेगन का एक्सोर्सिज्म करके डीमन पजोजू को आजाद कर दिया था, जो पजोजू को पसंद नहीं आया और डीमन पजोजू ने ही जेमिनाई किलर के सोल को डेमियन के अंदर डाल दिया था, जिससे वो किसी तरह सस्ते कॉफिन से बाहर निकल आया। यानी डेमियन के फ्यूनरल के बाद की बात है। और डेमियन की सोल भी उसकी बॉडी में होती है, लेकिन उसकी सोल अंदर दबी हुई होती है, वो बाहर नहीं निकल आ पाता है और वो सब कुछ देखता रहता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है। यानी 15 साल पहले डीमन पजोजू ने जेमिनाई किलर को बैरमन जेम्स की सोल को फादर डेमियन के अंदर डाला था और 15 साल से इस बॉडी को उसने रिकवर किया, जिसमें कि उसकी मदद डॉक्टर टेम्पल ने की थी। और यहाँ पर एक बात और होती है कि बैरमन जेम्स यहीं पर रहकर किसी भी इंसान को पोजेस करवा के उससे कुछ भी करवा सकता है, इसलिए हर मर्डर वाले जगह पे अलग अलग लोगों के फिंगरप्रिंट मिलते थे। यानी कि अब तक जितने भी मर्डर हुए हैं उन्हें यही जेम्स की सोल ने अलग अलग लोगों को पोजेस्ट करवा के किल करवाया है। फिर यहाँ पर वो विलियम से एक बार और कहता है कि उसे जाकर प्रेस वालों को बताना होगा कि जेमिनाई किलर आ गया है, नहीं तो वो उसके लिए अच्छा नहीं होगा, ये उसके लिए आखिरी चेतावनी होती है। फिर विलियम हॉस्पिटल के अंदर जाता है और पता करने की कोशिश करता है कि वहाँ पर इसकी कौन मदद कर रहा है। तभी हम मिसेस क्लेरिया को देखते हैं, जो सेलिंग से चिपक कर ऊपर से उन पर नजर रख रही होती है। तभी वहाँ पर एक नर्स के बदन से पूरा कपड़ा गायब हो जाता है। फिर विलियम एक नर्स के पास जाते हैं और उसकी आईडी पे उसका नाम देख के उनकी बेटी का भी नाम होता है और वो समझ जाते हैं कि उसको डांस क्यों पसंद है। वो तुरंत ही अपने घर पर फोन लगाते हैं, लेकिन फोन ही नहीं लगता है। फिर वो तुरंत ही अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ वहाँ पर नॉर्मल है, लेकिन वहाँ पर मिसेस क्लेरिया एक नर्स के रूप में होती है, जो कि कहती है कि वो उन्हीं का इंतजार कर रही होती है ताकि वो उन्हीं के सामने उसके परिवार को मार सके। और वो जेमिनाई किलर के आवाज में बात कर रही होती है। वो विलियम का गला दबाने लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे ही अचानक से बेहोश हो जाती है। फिर हम फादर मॉर्निंग को देखते हैं, जो कि उस किलर के सेल में जाते हैं और उसका एक्सोर्सिज्म करने लगते हैं और वो डीमन उन्हें परेशान करने लगता है। वो वहाँ पर आग लगा देता है और फादर के ऊपर काफी सारे सांप को भी छोड़ देता है, पर फादर का फेथ थोड़ा सा भी डगमगाता नहीं है, वो अपना एक्सोर्सिज्म जारी रखे होते हैं। तभी डीमन अपने रूप में आता है, जो कि पजूजू होता है, और वो उनके बाइबल में आग लगा देता है और वो फादर को सीलिंग से चिपका कर उनकी चमड़ी को ही उखाड़ देता है, जो कि बहुत ही भयानक दृश्य होता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विलियम भी आता है और वहाँ पर उसे जले हुए बाइबल भी दिखता है। फिर वहाँ पर फादर की बॉडी भी होती है, जो कि अजीब तरह से होती है। ये सब देखकर विलियम उस पर गन तान देता है और वो गोली चलाने वाले ही होते हैं। तभी वो डीमन उन्हें उस दीवार में चिपका देता है और कहता है कि तुम बताओ तुम किस पर विश्वास करते हो। तो विलियम कहते हैं कि वो हर एक बुरी चीज पे विश्वास करता है, वो तुम पर विश्वास करता है, वो शैतान पे विश्वास करता है। तभी वहाँ पर जोरदार बिजली कड़कती है और वहाँ की जमीन फट जाती है, जिसमें कि बहुत सारे शैतान के साथ होली क्रॉस पे वही पहला बच्चा निकल के आता है, जिसका नाम थॉमस था, जिसका कि सबसे पहले मर्डर किया गया था। तभी वहाँ पर डेमियन भी उसी क्रॉस में लपटा हुआ दिखता है और यह सब डीमन पजोजू उसे कमजोर करने के लिए दिखा रहा होता है, क्योंकि बच्चा पुलिस पॉज क्लब से था और डेमियन उसका काफी करीब था। और ये सब डीमन पजोजू ही दिखा रहा होता है उसे। असल में डेमियन के अंदर 3 लोगों की आत्मा होती है, पहला तो पजोजू, दूसरा बैरमन जेम्स, तीसरा खुद डेमियन होता है। पजोजू विलियम को मारने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर फादर मॉर्निंग होश में आ जाते हैं और वो क्रॉस को दिखाकर डेमियन से कहते हैं कि तुम उससे लड़ो, तुम बाहर आ सकते हो। तभी डेमियन बाहर आ जाता है और वो विलियम से शूट करने के लिए कहता है। विलियम थोड़ा भी देर नहीं करता है और तुरंत ही शूट कर देता है। और बात करें डीमन पजोजू ने, तो डीमन पजोजू ने डेमियन को मरने से पहले बचा लिया था। यानी पार्ट 1 में इसको अंदर जेमिनाई किलर की सोल को अंदर डाल दिया। वो स्लोली रिकवर हुआ और डीमन ने जिस बच्चे को भी मारा था शायद उसके पास भी रेगन जैसी कोई पावर थी। और डीमन पजोजू सिर्फ उन्हीं प्रीस्ट को शिकार करता था कि जो कि पास्ट में एक्सोर्सिज्म करके डीमन को निकाल रहे होते हैं, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। और मूवी के एंड में विलियम और एटकिंस मिलकर डेमियन की बॉडी को दफना देते हैं, जहाँ पर उनकी डेथ लिखी होती है 1975 और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी एक्सोर्सिस्ट 3 मूवी की एक्सप्लेनेशन, और इसके आगे तो और पार्ट है जिसका मैं एक्सप्लेनेशन जल्दी लाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक करके जाना और शेयर भी कर देना, और ऐसे एक्सप्लेनेशन वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।